गुड मॉर्निंग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेरिब्रम के बारे में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सेरिब्रम क्या है? जैसा कि आप देखते हैं टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, तो पढ़ते हैं सेरिब्रम के बारे में। तो सबसे पहले हमने पहला पॉइंट इसके बारे में पढ़ा था, टेलेनसेफेलॉन। क्या पढ़ा था? टेलेनसेफेलॉन है ये, इसको बोला जाता है टेलेनसेफेलॉन, इसका अदर नेम है। दूसरी चीज़, इसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है जिसको बोलते हैं सीट ऑफ इंटेलिजेंस। सीट ऑफ इंटेलिजेंस। क्लियर है? ठीक है। साथ साथ में आप नोट्स भी बना रहे होंगे। क्लियर। अगली चीज़ क्या है? सीट ऑफ इंटेलिजेंस क्यों बोला जाता है? क्यों बोला जाता है? सेरिब्रम पहले कौन सा पार्ट है समझ लेते हैं। जो आप ब्रेन का ये वाला हिस्सा देखते हैं ना, ये वाला हिस्सा जो है, या अगर मैं ऐसे बनाऊं तो ये वाला हिस्सा जो है, ये क्या है? ये पूरा का पूरा सेरिब्रम है। ठीक है, यहाँ से हटा के यहाँ तक ये पूरा का पूरा सेरिब्रम है, जिसको लार्जेस्ट पार्ट भी बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो? लार्जेस्ट पार्ट भी बोल सकते हो। क्लियर होगी पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब हमने इसको सीट ऑफ इंटेलिजेंस क्यों बोला उस बारे में बात करते हैं। तो सेरिब्रम ही ऐसा पार्ट है जो आपको, चाहे आप रीडिंग कर रहे हो, चाहे आप रिमेंबर कर रहे हो कोई चीज़ को, रिमेंबर कर रहे हो किसी चीज़ को, या आप प्लान कर रहे हो फ्यूचर का, मतलब फ्यूचरिस्टिक जो भी प्लान है, आप कुछ भी सोच रहे हो कि आगे मुझे ये करना है वो करना है, वो सारे काम कौन कर रहा है? यही कर रहा है। उसके अलावा मेमोरी भी किस में सेव रहती है? आपके सेरिब्रम वाले पार्ट में रहती है। उसके अलावा जो आपकी थिंकिंग है वो भी किस में रहता है? मतलब जितनी भी कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ हैं सारा का सारा सेरिब्रम देखता है, इसीलिए इसको सीट ऑफ इंटेलिजेंस कहा जाता है। चाहे पुरानी बातों को याद करना या नई बातों को, आने वाली बातों के बारे में डिस्कस करना, सारे के सारे पॉइंट किसके अंदर आते हैं? आपके सेरिब्रम के अंदर आते हैं। ठीक है, ठीक है। अब अगली चीज़, हमने एक और चीज़ बोली थी इसमें, मैं ये कह सकता हूँ, जो आपका सेरिब्रम वाला एरिया है, जो आपका सेरिब्रम वाला एरिया है, इसको मैं क्या कह सकता हूँ? ये सेरिब्रम वाला एरिया है, हमने बोला था दो हेमिस्फीयर में बटा हुआ है, लेफ़्ट और राइट, लेफ़्ट और राइट, या राइट और लेफ़्ट, अगर मैं ऐसे लिख लूँ तो राइट और लेफ़्ट हेमिस्फीयर में अगर बटा हुआ है, तो राइट और लेफ़्ट हेमिस्फीयर दोनों के दोनों किस में आते हैं? लेफ़्ट प्लस राइट हेमिस्फीयर से ही मिलके बनता है आपका, क्या बनता है? सेरिब्रम बनता है। तो राइट और लेफ़्ट हेमिस्फीयर, दो हेमिस्फीयर में हमारा जो ब्रेन का बड़ा वाला पार्ट है वो डिवाइडेड रहता है, उसी को हम पूरा का पूरा सेरिब्रम बोलते हैं। क्लियर हो गई? ठीक है। अब ये जिससे सेपरेटेड रहता है, सपोज मैं अगर कुछ इस तरीके से बनाऊं, इस तरीके से बनाऊं आपके ब्रेन को, और यहाँ से कुछ इस तरीके से निकाल दूं, ठीक है, तो ये दो जिन चीज़ों से मिलके बना रहता है, एक स्टॉक जुड़ा रहता है बीच में, जिसको हमने क्या बोला था? कमिस्ट्रल ट्रैक्ट भी बोला था, जो वाइट मैटर का, या फिर हम ये कह सकते हैं एक्सॉन का बना होता है, और यही इन दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ता है। मतलब सपोज़ ये एक हेमिस्फीयर है और ये दूसरा हेमिस्फीयर है, तो इनके बीच में एक सबसे बड़ा ट्रैक्ट होता है जो वाइट मैटर का बना हुआ होता है, उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं उसको? कमिस्ट्रल ट्रैक्ट, या फिर इसको बोला जाता है कॉर्पस कैलोसम। क्या बोला जाता है? ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, कॉर्पस कैलोसम। इतनी बात समझ में आ गई। दो हेमिस्फीयर को जोड़ने वाला ब्रेन के जो दो पार्ट हैं, एक ये वाला और ये वाला, बीच में इनको जोड़ने वाला जो पार्ट है, दिस इज़ कॉल्ड एक्सॉन का बना हुआ, और जिसमें कि वाइट मैटर का बना होता है, कॉर्पस कैलोसम कहलाता है। क्लियर हो गई इतनी बात सेरिब्रम के बारे में? ठीक है। अब मेन बातें क्या क्या चीज़ें हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे जो आउटर पार्ट अब तक फिर से बनाना पड़ेगा मुझे। अगर मैं कुछ इस तरीके से बना रहा हूँ, तो जो ये आउटर पार्ट है सेरिब्रम का, जो आउटर पार्ट है, आउटर यही वाला हुआ कॉर्टेक्स वाला एरिया, तो इसको हमने क्या बोला था? सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोल दूँ मैं इसको? सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ जी। ये हो गया आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स। क्लियर। अब जो इनर पार्ट है, इनर पार्ट ये वाला जो था डायनसेफेलॉन वाला मिडिल वाला पार्ट, इसको हमने बोला था ट्रैक्ट्स।
क्योंकि यहाँ पे क्या एक्सॉन के बंडल रहते हैं, तो मैंने सेरिब्रम को दो भागों में बांट लिया। जो आउटर कवरिंग है उसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोला और मिडिल वाले पार्ट को मैंने ट्रैक्ट्स बोल लिया। इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है। अब इस जो कॉर्टेक्स वाला एरिया है मैं बना देता हूँ। ये सपोज हमारा ब्रेन था, कुछ इस तरीके से हमारा ब्रेन था। ये जो कॉर्टेक्स वाला एरिया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ग्रूव सा है। क्या है यहाँ पे? एक ग्रूव सा है। तो उस ग्रूव, इसी कॉर्टेक्स वाले एरिया में बहुत सारे ग्रूव्स और क्या प्रेजेंट रहते हैं? ग्रुप्स प्रेजेंट रहते हैं। क्या प्रेजेंट रहते हैं? ग्रुप्स। मतलब अगर मैं इसको सही से बनाऊं तो कुछ ये इस तरीके से बना रहता है। हमारा जो पार्ट आप देखेंगे ब्रेन का, तो कुछ इस तरीके से पूरा का पूरा इस तरीके से बना रहता है। हर जगह पे कुछ इस तरीके से होता है। क्लियर हो गया? तो ब्रेन कुछ ग्रोव से, मतलब कुछ ऐसे गड्ढों से, पिट्स से बना रहता है, जिसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये उभरा हुआ पार्ट रहता है, प्रोमिनेंट एरिया, और एक ये डीपर पार्ट रहता है यहाँ पे, जहाँ पे आपका ग्रूव है। क्लियर है? तो सबसे पहले तो सबसे बड़ा ग्रूव तो हमको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा ग्रूव हमको यहाँ पे दिख रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? डीपर ग्रूव बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं हम? डीपर ग्रूव बोल सकते हैं, डीपर ग्रूव बोल सकते हैं। इस डीपर ग्रूव का नाम हमने कुछ बोल दिया, जिसको हम बोलते हैं गायरी। क्या बोलते हैं हम इसको? भैया हम क्या बोलते हैं इसको? सॉरी, गायरी नहीं, इसको बोलते हैं फिशर। हमने बोला था, फिशर पढ़ा था हमने। कौन सा फिशर था ये? सेरिब्रल फिशर था, ठीक है। तो सेरिब्रम के पास एक डीपर ग्रोव होता है, जिसको हम फिशर बोलते हैं। इसको ही फिशर बोला हमने, जो क्या कर रहा है? गड्ढा सा बना रहा है बहुत बड़ा, ठीक है। उसके अलावा ये तो डीप ग्रोव है। अब ये कुछ सैलो ग्रोव भी तो है यहाँ पे, ये तो बहुत डीपर है। अब सैलो ग्रोव भी है। डीपर ग्रोव को तो फिशर बोला, तो सैलो ग्रोव को क्या बोलेंगे? सैलो ग्रोव समझ गए आप? ये वाले जो एरियाज़ हैं, इनमें इतना ज़्यादा डीप गड्ढा नहीं है ना, इतना ज़्यादा डीप गड्ढा नहीं है, ऐसा नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे सैलो ग्रोव बनेगा, छोटा सा ग्रोव बनेगा, छोटा सा गड्ढा बनेगा। तो उसको हमने बोला सैलो ग्रोव, और सैलो ग्रोव को ही हम, इस ग्रोव को ही हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम सल्काई। क्या बोलते हैं इसको? सल्काई। ये वर्ड याद रखना, सैलो ग्रोव कॉल्ड सल्काई। और सल्काई किसे बोलते हैं? जो यहाँ पे सैलो ग्रोव होते हैं आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। किसमें? सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। नहीं आ रहा समझ में तो दोबारा बना देता हूँ। इसको बोला था हमने डीपर ग्रोव, और फिर यहाँ पे हमारे क्या थे? कुछ इस तरीके से हमारा ब्रेन कुछ इस तरीके से ग्रोव से मिलके बना हुआ था, ठीक है। यहाँ भी कुछ इस तरीके से ही था। तो इसको तो हमने डीपर ग्रोव को हमने नाम दे दिया फिशर, और इनको नाम दे दिया हमने सल्काई। सैलो ग्रोव को सल्काई बोल दिया, ठीक है। तो सल्काई बोला या सल्कस बोला, ठीक है। एक के लिए सल्कस यूज़ होगा और बहुत सारे हैं तो उसके लिए सल्काई यूज़ करेंगे। क्लियर हो गया इतना? एक और चीज़ आती है इसमें, ठीक है। ये जो फोल्ड बने हैं, ग्रोव को तो हम सल्काई बोल रहे हैं, ठीक है। ये जो फोल्ड बने हैं, ये फोल्ड बना है ना बाहर की तरफ, इसको बोलते हैं हम गायरी। क्या बोलते हैं? गायरी। गायरी क्या है? ये फोल्ड है जो बाहर की तरफ बना है, और ये जो ग्रोव बना है इसके अंदर, ये कहलाएगा हमारा सल्काई। क्लियर है? तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। दोबारा से एक बार फटाफट से यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं हम। हमने बोला सेरिब्रम में एक तो डीपर ग्रोव होता है, डीपर ग्रोव होता है, एक होता है सैलो ग्रोव, और जो फोल्ड होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ये तीन चीज़ें हो गई थी, ठीक है। तो डीपर ग्रोव को तो हमने क्या बोला था? फिशर बोला था। किसकी बात हो रही है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स की। सैलो ग्रोव को हमने क्या बोला था? सल्काई बोला था। और जो फोल्ड बन रहे हैं उनको हम बोल रहे हैं गायरी। ये तीनों वर्ड आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं, फैमिलियर हो जाना है इन वर्डों के लिए। क्लियर हो गई बात? ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गए ग्रोव। अब हमने पढ़े थे ब्रेन के, जो आपने पढ़ा होगा कि फ्रंटल पार्ट होता है एक, जो आपका आगे वाला पार्ट दिख रहा है ब्रेन का, वो कहलाता है फ्रंटल। फ्रंटल एक होता है पैराइटल, अगला आपका टेम्पोरल, ये सबको पता है, इसमें डीप में नहीं जाऊंगा। और अगला आता है आपका ऑक्सीपिट। तो चार आपके इसी में लोब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनके बारे में क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, अभी बताएंगे। क्योंकि कुछ एक हमारे साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम था ब्रॉडमैन। एक नाम याद रखना, ब्रॉडमैन।
ठीक है। ये ब्रॉडमैन ने क्या किया, इन्होंने पर्टिकुलर जो हमारे लोब थे, पर्टिकुलर लोब में भी, टेम्पोरल लोब में अगर आपको सुनाई देता है तो सुनाई कौन से वाले एरिया में देता है, तो इन्होंने एरिया नंबर दिया था। एरिया नंबर, पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर फंक्शनिंग होती है, उसके लिए ब्रॉडमैन ने एरिया नंबर दिए थे। क्लियर हो गई। अब वो एरिया नंबर को ही हम फटाफट देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं है, सिंपल सा हम पढ़ लेते हैं। ये फ्रंटल पैराइटल लोब्स में भी पर्टिकुलर एरिया होते हैं। जैसे सबसे पहला एरिया आता है आपका सोमैटोसेंसरी। सोमैटोसेंसरी एरिया क्या होता है, सोमैटोसेंसरी। सोमैटोसेंसरी एरिया क्या होता है, जब कोई आपको सपोज टच कर रहा है, ठीक है, जब कोई आपको टच कर रहा है तो आपको कहाँ पे सुनाई देगा, कहाँ पे मतलब कहाँ पे कौन सा लोब होगा, तो सोमैटोसेंसरी एरिया के लिए जो लोब होगा वो होगा आपका पैराइटल लोब। ये बात को बहुत अच्छे से याद कर लेना। सोमैटोसेंसरी, कोई टच कर रहा है या कोई भी आपके बॉडी में हरकत हो रही है जिससे आपके सेंसेशन जा रहे हैं, टच के सेंसेशन जा रहे हैं। सोमा मतलब होता है बॉडी या सेल्स, ठीक है। तो बॉडी में अगर कहीं पे भी टच हो रहा है तो आपको पता लग रहा है कि इस पर्टिकुलर एरिया में हो रहा है, तो वो कौन से लोब का काम है, इस सेंसेशन को रिसीव करना, पैराइटल लोब। अब पैराइटल लोब में भी कौन सा नंबर, तो एरिया नंबर जो दिया था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया नंबर। तो एरिया नंबर जो दिया था, उन्होंने ये बोला था कि पैराइटल लोब में भी एक एरिया नंबर होगा 2 और एक एरिया नंबर होगा 3। तो ये 2 एरिया नंबर उन्होंने खाली नाम दे दिया, इतना ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है, बस ये याद ध्यान रखना है कि एरिया नंबर 2 और 3 में क्या होता है, सोमैटोसेंसरी सेंसेशंस को रिसीव करता है ब्रेन। अगला आता है क्या, विजुअल एरिया, प्राइमरी विजुअल एरिया या विज़न एरिया कह सकते हैं हम। तो विज़न आप सभी को पता है कहाँ पे होता है, आपका ऑक्सीपिट में होता है, ऑक्सीपुट में होता है, ऑक्सीपुट लोब में। लेकिन एरिया नंबर क्या है, एरिया नंबर आपको याद रखना है, एरिया नंबर 17। तो एरिया नंबर 17 में आपका विज़न एरिया होता है। अगला बात करते हैं ऑडिटरी एरिया की। तो ऑडिटरी एरिया सबको पता है कौन से लोब में होता है, तो टेम्पोरल लोब रिस्पॉन्सिबल होता है ऑडिटरी के लिए, और नंबर होता है 42, 43 एरिया नंबर है वहाँ पे, पर्टिकुलर 42, 43 एरिया नंबर है। अगली बात करते हैं ऑल्फैक्शन की। किसकी, ऑल्फैक्शन की। ऑल्फैक्शन मतलब आपको जो स्मेल आती है वो कौन से लोब का काम है, स्मेल को रिसीव करना, मतलब स्मेल वाले सेंसेशन ब्रेन के किस पार्ट में जाएंगे, ठीक है। तो ऑल्फैक्शन जो कहाँ पे जाएगा आपका, टेम्पोरल लोब में ही इसका, ये भी कहाँ पे, ऑल्फैक्शन और ऑडिटरी दोनों टेम्पोरल लोब का काम है। अब एरिया नंबर कौन सा होता है ऑल्फैक्शन के लिए, तो आपको याद रखना है 28। अगर याद नहीं भी होता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, कहीं से भी क्वेश्चन आता है सेरिब्रम का तो आप कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है गैस्टेटरी एरिया। गैस्टेटरी मतलब टेस्ट से रिलेटेड, ठीक है। गैस्टेटरी मतलब टेस्ट से रिलेटेड, तो टेस्ट वाला कौन सा सेंसेशन, गैस्टेटरी। गैस्टेटरी कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, तो गैस्टेटरी कौन सा एरिया होता है, गैस्टेटरी एरिया भी रहता है हमारा पैराइटल लोब में। कौन से लोब में, पैराइटल लोब में। और इसका जो एरिया नंबर होता है पर्टिकुलर, वो 43 ही काम करता है। इसके लिए भी, गैस्टेटरी के लिए भी 43 करता है। और प्राइमरी ऑडिटरी एरिया, ऑडिटरी वाले में क्या पढ़ा था हमने, 41 और 42, ये बात याद रखना ऑडिटरी में। गैस्टेटरी में याद रखना नंबर कौन सा है, 43। क्लियर हो गई इतनी बात। तो ये थे अभी तक के क्या, ये सारे के सारे सेंसरी सिस्टम के सेंसरी वाले थे, ठीक है, सारे के सारे सेंसेशन थे। अब मोटर भी होते होंगे, हमने पढ़ा था मोटर क्या होता है, जो ब्रेन भेजता है मैसेज, ठीक है। अब ब्रेन ने मैसेज भेजना है तो ब्रेन कौन से सिस्टम से कौन सा मैसेज भेजेगा, ठीक है। तो आप पढ़ेंगे बाद में, एक स्पीच के लिए एक एरिया रिस्पॉन्सिबल होता है आपके स्पीच के लिए, मतलब जो आप बोलते हैं वो कौन से एरिया का काम है, कहाँ से ये चीज़ आती है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा अगर किसी के फ्रंटल लोब में कोई एक्सीडेंट की वजह से फ्रंटल लोब में दिक्कत होती है तो वो वो बोलने में उसको प्रॉब्लम होती है, स्पीच में प्रॉब्लम होती है। तो उस पर्टिकुलर एरिया को जो स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं ब्रोकाज एरिया। क्या बोलते हैं उसको, ब्रोकाज एरिया, ठीक है। ये स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो स्पीच कैसा सेंसेशन है, ये मोटर तो है, ऊपर से जब ब्रेन से मैसेज आएगा, मैं बोल रहा हूँ तो ब्रेन से मैसेज आ रहा है ना, तो स्पीच मोटर है। तो मोटर फंक्शंस के लिए हमने बोला कौन सा सिस्टम जिम्मेदार है, स्पीच के लिए जो ब्रोकाज एरिया है, किस में कौन से लोब में आएगा,
फ्रंटल लोब में आएगा। इतनी बात पता चल गई। कौन सा नंबर होगा इसका, तो 44 और 45 ये इसका एरिया नंबर होगा पर्टिकुलर पार्ट में। क्लियर है? ठीक है, एरिया नंबर आप लोग समझ रहे होंगे ना। ये ब्रेन है सपोज़, ये फ्रंटल लोब है, ये पैराइटल लोब है, ये दोनों, और ये ऑक्सीपुट पीछे वाला ये वाला पार्ट ऑक्सीपुट लोब है। क्लियर है? तो मैंने बोला सपोज़ आपका जो हियरिंग वाला होगा, जो आप हियरिंग करोगे वो पर्टिकुलर पार्ट से करोगे। यहाँ पे पर्टिकुलर पार्ट बने हुए हैं जिनको नंबर दिया है। पैराइटल लोब में पर्टिकुलर पार्ट बने हैं जिसको नंबर दिया है। फ्रंटल लोब में पार्ट दिए हैं, जैसे ब्रोकास एरिया 44, 45 एरिया पे। ठीक है, प्राइमरी मोटर एरिया जो होता है वैसे हमारा एरिया नंबर 4 में आता है। अगर मैं किसी भी प्राइमरी मोटर एरिया की बात करूं, जैसे ये तो स्पीच भी था, ये भी मोटर के अंदर आएगा, लेकिन अगर मैं प्राइमरी मोटर एरिया की बात करूं, मतलब कोई भी मोटर फंक्शन होना है वो ब्रेन के कौन से पार्ट से होगा, फ्रंटल से हो रहा है। ठीक है, तो फ्रंटल में भी एरिया नंबर 4 प्राइमरी मोटर फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, अगली बात करते हैं। एक होता है वर्निक्स एरिया जो लैंग्वेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन सा? आपने पढ़ा होगा वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी। तो वर्निक्स होता है ब्रेन का एक पार्ट। ठीक है, तो ये वर्निक्स एरिया जिम्मेदार होता है लैंग्वेज के लिए, जो आप लैंग्वेज सीखते हैं। या ब्रोकास और वर्निक्स दोनों ऐसे एरिया हैं। ये लैंग्वेज प्रोडक्शन करता है, मतलब इसको भाषा समझ में आती है, और स्पीच के लिए ये केवल काम करेगा लैंग्वेज बनाने का, और स्पीच प्रोडक्शन कौन करेगा? ब्रोकास एरिया। तो ब्रोकास और वर्निक्स दोनों हमारे स्पीच पे काम करते हैं। ठीक है, वर्निक्स के लिए पर्टिकुलर कहें तो ये लैंग्वेज पे काम करता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे, कौन सा पार्ट का कहाँ पे होता है? वर्निक्स। वर्निक्स का फंक्शन होता है जो टेम्पोरल लोब रेगुलेट करता है, या ये टेम्पोरल लोब में होता है। और एरिया नंबर अगर पूछा जाए इसका कभी आ जाए तो आप 22 एरिया नंबर इसका याद कर सकते हैं। यहाँ तक के नोट्स आपने बना लिए होंगे। ठीक है, तो अगली बात करते हैं। तो सारा का सारा जो भी जितने भी फंक्शन होते हैं सेरिब्रम के, वो होते हैं इंटेलिजेंस वाले, चाहे वो देखने का हो, कोई भी सेंसेशन का हो। ठीक है, क्यों बोल रहे हैं सीट ऑफ इंटेलिजेंस? सेंसेशन हो या मोटर हो या फिर क्या चीज़ें हो, फोरसाइट हो या पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो, सारी की सारी सेरिब्रम के अंदर आती हैं। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? सीट ऑफ इंटेलिजेंस बोला जाता है। अब हमने सेरिब्रम तो पढ़ लिया, ये वाला पार्ट पढ़ा हमने जो ग्रे मैटर का बना हुआ था, ये पूरा का पूरा पार्ट सेरिब्रम था। अब सेरिब्रम के अंदर हमने बोला था ये वाले पार्ट के अंदर सारा का सारा, ये जो रेड से बना रहा हूँ मैं, ये कौन सा एरिया है? ये हमने बोला था ये वाइट मैटर का बना हुआ है बीच वाला पार्ट। लेकिन वाइट मैटर के बीच में कहीं कहीं पे कुछ छोटे छोटे स्कैटर्ड पार्ट कह सकता हूँ उनको। कौन से पार्ट कह सकता हूँ? छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे स्कैटर्ड मासेस ऑफ ग्रे मैटर। मतलब ऐसा नहीं कि ग्रे मैटर हमने बोला था कि वाइट पे होता है। कहाँ पे होता है? ग्रे मैटर के लिए हमने क्या बोला था कि जो ग्रे मैटर होता है वो कहाँ पे होता है? साइड पे होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीच में बिल्कुल ही नहीं होता। तो कुछ छोटे छोटे पीसेस किसके? ग्रे मैटर के, जो कि घिरे रहते हैं किससे? वाइट मैटर से घिरे रहते हैं, बीच में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं यहाँ पे जो किसके? ग्रे मैटर के स्कैटर्ड पार्ट। ग्रे मैटर के स्कैटर्ड मतलब बिखरे हुए। ठीक है, तो स्कैटर्ड पार्ट क्या होते हैं? कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट बिटवीन, ये वर्ड याद रखना है, प्रेजेंट बिटवीन वाइट मैटर। और अगर सेरिब्रम के बीच में अगर ऐसा पाया गया है, इस पार्ट को हम बोलते हैं बेसल गैंग्लिया। क्या बोलते हैं इसके लिए वर्ड हम? बेसल गैंग्लिया। हमने बोला था गैंग्लिया वर्ड तो हम यूज़ करेंगे कहाँ पे? जब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, लेकिन हम तो इसको ब्रेन में पढ़ रहे हैं। तो ब्रेन में हमने बोला था गैंग्लिया केवल एक्सेप्शन है। अगर ये पीएनएस में होता तो हमने तब गैंग्लिया बोलना था इसको, लेकिन ये एक्सेप्शन है। यहाँ पे भी इसको गैंग्लिया ही वर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन जनरली अगर आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में कहीं पे भी ऐसा होता है कि चारों तरफ से वाइट मैटर है और बीच में अगर ग्रे मैटर है, तो उसको तो हम न्यूक्लियाई बोल देते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। गैंग्लिया वर्ड पीएनएस में यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है। क्लियर हो गया? एक्सेप्शन है। और इसी बेसल गैंग्लिया को हम न्यूक्लियाई भी बोलते हैं।
एक्चुअली न्यूक्लियाई ही बोलना चाहिए था, लेकिन एक्सेप्शन है तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसल न्यूक्लिया या बेसल गैंग्लिया एक पार्ट होता है सेरिब्रम के बीच में, ग्रे मैटर जो भी पाया जाता है उसको हमने बेसल गैंग्लिया बोला। तो अगला हमारा सेरिब्रम खत्म हो गया और अगला शुरू हो गया हमारा बेसल गैंग्लिया। सेरिब्रम के बारे में ज़्यादा चीज़ें याद नहीं करनी है आपको, बस यही याद करना है। अब हम पढ़ते हैं बेसल गैंग्लिया, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये ब्रेन का, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है ये करता क्या है, बेसल गैंग्लिया का काम आपको पता चलना चाहिए, ठीक है। तो पहला तो हम बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ ग्रे मैटर, इसके बारे में पहला वर्ड अगर लिखें कलेक्शन ऑफ ग्रे मैटर कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहूँगा इसके बारे में, ठीक है, स्कैटर्ड पीसेस मासेस ऑफ ग्रे मैटर, ये चलो नहीं लिखते हैं, ये आप लिख लेना कि स्कैटर्ड मासेस ऑफ ग्रे मैटर प्रेजेंट बिटवीन द वाइट मैटर, आपने लिखा है ब्रेन के अंदर होता है। सीधे सीधे इसका फंक्शन मैं बताता हूँ, इट हेल्प टू मेंटेन, क्या काम होता है इसका, हेल्प टू मेंटेन द, किस चीज़ को मेंटेन करता है, जो मसल टोन होती है आपकी, किसको, मसल टोन को मेंटेन करने का काम करता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। मतलब जैसे आप अपने हाथ को फिंच बना रहे हो, सपोज ये फिंच बना रहे हो, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से हो रहा है, इसकी वजह से नहीं हो रहा है। एक्चुअली ये रिजिड, मतलब अगर मसल टोन कम होती है तो क्या होगा, रिजिडिटी हो जाएगी, सॉरी अगर मसल टोन बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो क्या होगा, ऐसा टाइट हो जाएगा ना, रिजिड हो जाएगा उसका हाथ। तो ये मसल टोन को डिक्रीज़ करने का काम करता है। मसल टोन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बहुत ज़्यादा रिजिडिटी हो गई, तो उस टाइम पे ये क्या करता है, मसल टोन को डिक्रीज़ करने का काम करता है। ये इसका फंक्शन है, मसल टोन को मेंटेन करता है, या आप कह सकते हैं कम करता है, ठीक है। जैसे बहुत रिजिड हो गया मेरा हाथ, तो उसको टोन को कम करने का काम करेगा, क्या करेगा, बेसल गैंग्लिया। लेकिन अब आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, जो पार्किंसन डिजीज़ होती है उसमें बेसल गैंग्लिया ही पार्ट अफेक्टेड होता है। कौन सा पार्ट अफेक्टेड होता है, बेसल गैंग्लिया ही पार्ट अफेक्टेड होता है, इसीलिए उसमें आपको रिजिडिटी देखने को मिलती है। अगर ये टोन को कम ही नहीं कर पाएगा, बेसल गैंग्लिया में प्रॉब्लम हो गई, तो ये मसल टोन को कम नहीं करेगा, और अगर मसल टोन कम नहीं होगी तो पार्किंसन में रिजिडिटी भी आपको देखने को मिलती है। आपने पढ़ा था पार्किंसन के 3 बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, बाद में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं बता दूं, एक तो पहला ट्रीमर होता है। अगर 3 क्लासिकल साइन पार्किंसन के पूछे जाएँ, जो कि पूछे ही जाते हैं एग्जाम में, ट्रीमर हो गया, रिजिडिटी हो गया, और एक होता है ब्रेडिकाइनेशिया, मतलब बॉडी पोस्चर से रिलेटेड, ठीक है, ब्रेडिकाइनेशिया मूवमेंट से रिलेटेड और बॉडी पोस्चर से रिलेटेड। तो ब्रेडिकाइनेशिया, ट्रीमर और रिजिडिटी ये क्लासिकल साइन है पार्किंसन डिजीज़ के, जो हम आगे जैसे ही ख़त्म होगा नर्वस सिस्टम उसके बाद शुरू करने वाले हैं। क्लियर होगी आपकी, ठीक है। अब हम इसके अलावा और बहुत से काम होते हैं, इसके क्या क्या काम होते हैं, पहला तो हमने बोला मसल को कंट्रोल करता है, तीसरा फंक्शन हम इसका बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, जो भी आपके कॉन्शियस मूवमेंट होते हैं, जैसे मैं हाथ को ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये कॉन्शियस मूवमेंट में भी काम आता है आपको, अनकॉन्शियस नहीं, कॉन्शियस मूवमेंट। मतलब जैसे आपके पैर में पिन चुभी और आपने हटा दिया, वो अनकॉन्शियसली है, लेकिन आप खुद से पिन के ऊपर अपना पैर रख रहे हैं देख के उसको, कि दर्द महसूस करने के लिए, तो दैट इज़ कॉल्ड कॉन्शियस मूवमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है कौन, बेसल गैंग्लिया, जो पार्ट पढ़ा था हमने, ठीक है। अगला बात करते हैं आपके पोस्चर मेंटेनेंस के लिए और वॉलेंट्री मूवमेंट आप याद रख सकते हैं। पोस्चर के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है आपका, बेसल गैंग्लिया रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे याद रखनी है, पोस्चर को मेंटेन करने का काम करता है। एक्चुअली पोस्चर और बाकी सारी चीज़ें तो हम सेरिबेलम के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन इतनी बात आपको याद रखनी है बेसल गैंग्लिया के बारे में। क्लियर हो गया, ठीक है। तो हमने सेरिब्रम और बेसल गैंग्लिया दोनों पढ़ लिए हैं। सेरिब्रम तो सारा काम करता है, बेसल गैंग्लिया का काम मसल टोन का, बॉडी पोस्चर से रिलेटेड या फिर मूवमेंट से रिलेटेड, ये सारे काम हैं किसके, बेसल गैंग्लिया के। अगला एक हम बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि लिम्बिक सिस्टम होता है, उसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो लिम्बिक सिस्टम हमने पढ़ा था, लिम्बिक सिस्टम। अब ये लिम्बिक सिस्टम आप कहेंगे ये होता कहाँ पे, तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ, ये तो कॉर्टेक्स में भी होता है, कॉर्टिकल एंड सब कॉर्टिकल, मतलब कॉर्टेक्स में भी होता है और अंदर भी होता है।
तो हम इसको ये कह सकते हैं कॉर्टिकल और सब कॉर्टेक्स में प्रेजेंट रहता है, इसीलिए इसको हम कॉम्प्लेक्स सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स सिस्टम। कॉम्प्लेक्स सिस्टम मतलब सारा का सारा लिम्बिक सिस्टम क्या है? कॉर्टिकल एरिया में भी प्रेजेंट होगा जो ब्रेन का कॉर्टेक्स वाला एरिया है, और यहाँ भी प्रेजेंट होगा, अंदर भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपके बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे थैलमस, हाइपोथैलेमस तो आएगा ही आएगा, और जो गायरीज हैं, जैसे ये हमने पढ़ा था गायरी, और इसके अलावा बीच वाले पार्ट में थैलमस, हाइपोथैलेमस हमने पढ़े थे कुछ इस तरीके के। वो सारी चीज़ें मतलब दोनों सिस्टम में आता है, कॉर्टेक्स और सब कॉर्टेक्स पार्ट में आपका लिम्बिक सिस्टम। इसका एक अदर नेम भी है, जैसे सबका है यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं हम राइननसेफेलॉन। क्या बोलते हैं? राइननसेफेलॉन। किसको बोलते हैं? लिम्बिक सिस्टम को। किसको बोलते हैं? लिम्बिक सिस्टम को। अब इस लिम्बिक सिस्टम का काम क्या है वो देख लेते हैं। इसमें बस इतना ही इम्पोर्टेंट है कि लिम्बिक सिस्टम का फंक्शन क्या क्या है। तो लिम्बिक सिस्टम के फंक्शन देख लेते हैं। पहला फंक्शन क्या है? तो सबसे पहले आपने सुना होगा लिम्बिक सिस्टम ही ऐसा है जो आपके इमोशन को मेंटेन करता है। तो इमोशन जो भी आप हंसते रोते गाते रहते हैं उसके लिए। इसके अलावा इसका काम रोल इन मेमोरी में भी हम कह सकते हैं, मेमोरी में भी इसका इम्पोर्टेंट रोल है। थर्ड वन मैं कह सकता हूँ ऑल्फैक्शन और मोटिवेशन। किसमें? ऑल्फैक्शन में और मोटिवेशन में भी इसका रोल है। मतलब मोटिवेशन, जो ब्रेन का कौन सा पार्ट ऐसा है जो मोटिवेशन में काम करता है, तो लिम्बिक सिस्टम। ये चार आपको पता होने चाहिए। ऑल्फैक्शन में भी काम करता है लिम्बिक सिस्टम, मोटिवेशन में भी, मेमोरी को याद रखने में भी, ठीक है, और आपका इमोशन में भी काम करता है लिम्बिक सिस्टम। क्लियर हो गया आपका? अब मैंने ऐसा नहीं कहा कि पर्टिकुलर केवल मेमोरी का लिम्बिक सिस्टम ही ऐसा है जो मेमोरी के लिए है, मतलब ये भी उसमें कुछ रोल प्ले करता है। इमोशन के लिए तो प्योरली यही करता है लिम्बिक सिस्टम, बाकी सारी चीज़ों में भी हेल्प करता है। क्लियर हो गई इतनी बात? तो ये तीसरा सिस्टम हमने लिम्बिक सिस्टम पढ़ लिया। सिस्टम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है, वो गायरी भी आता है, थैलमस भी आता है, हाइपोथैलेमस भी आता है, ठीक है, जिनको हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। तो पहला बहुत इंपॉर्टेंट जिसके बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा काम का जो मुझे लगता है मेरे हिसाब से, वो है आपका थैलेमस। क्या है? थैलेमस। लिख देता हूँ दोबारा से, थैलेमस। क्लियर हो गया? अब थैलेमस क्या है और कहाँ पे है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। फिर से डायग्राम वही बनाते हैं। एक्चुअली इसका दो तरीके से डायग्राम बनता है, पर मुझे यही सही लगता है तो मैं यही बना देता हूँ। तो पहली चीज़ को आपको ध्यान रखनी है कि जो आपका थैलेमस है वो वॉलनट या राउंड शेप का होता है। जैसे अखरोट होता है ना, सेम टू सेम, सॉरी ओवल शेप का, राउंड नहीं, ओवल शेप का। तो ओवल शेप का होता है, और वॉलनट शेप भी कह सकता हूँ मैं इसको, वॉलनट शेप। थैलेमस कैसा होता है? वॉलनट शेप। दूसरी बात जो इसके बारे में मैं बताऊं आपको, इसका जो साइज़ रहता है वो 3 सेंटीमीटर रहता है। 2 पॉइंट लिख लिए, पहला शेप और दूसरा साइज़। अब तीसरा पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, तीसरा पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हमने एक वो पढ़ा था, क्या पढ़ा था? जब हमने वेंट्रिकल्स पढ़े थे तो हमने क्या बोला था कि कुछ इस तरीके से वेंट्रिकल होता है, फिर यहाँ पे थर्ड वेंट्रिकल होता है कुछ इस तरीके से बताया था, हमने पढ़ा था कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आपको बस वही ध्यान में रखना है कि थर्ड वेंट्रिकल है यहाँ पे, और मैं बना रहा हूँ। तो थर्ड वेंट्रिकल कहाँ पे है? सपोज़ यहाँ पे थर्ड वेंट्रिकल है, ऐसे ही होता है। तो थर्ड वेंट्रिकल के दोनों तरफ बाईलैटरली प्रेजेंट होता है। कहाँ पे? बाईलैटरली टू द थर्ड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल के बाईलैटरली प्रेजेंट होता है, ठीक है। मतलब दोनों साइड प्रेजेंट रहता है, 3 सेंटीमीटर का होता है, मतलब ये पेयर में होता है, ये कह सकते हैं हम पहली चीज़, ठीक है। अब जो आपका यहाँ पे कहीं पे कॉर्पस कैलोसम होगा जो दोनों को सिस्टम को जोड़ रहा होगा, उसी के ठीक नीचे नीचे के आसपास ये रहते हैं। कॉर्पस कैलोसम तो पूरा का पूरा किसका बना रहता है? हमने बोला था एक्सॉन का या ग्रे मैटर का बना रहता है, जो दोनों हेमिस्फेयर को जोड़ रहा है, ब्रेन को जोड़ रहा है जो। लेकिन यहाँ पे एक पर्टिकुलर ऑर्गन में, मतलब थैलेमस भी जुड़े रहते हैं एक दूसरे से कुछ इसी तरीके से। कॉर्पस कैलोसम तो सबसे बड़ा है, थैलेमस भी जुड़े रहते हैं ग्रे मैटर से,
ठीक है, जिसको बोलते हैं इंटरथैलेमिक अडहेशन। क्या नाम देते हैं? जब थैलेमस भी ग्रे मैटर से, हेमिस्फीयर तो ग्रे मैटर से जुड़े, वाइट मैटर से जुड़े रहते हैं, सॉरी हेमिस्फीयर कौन से, वाइट मैटर से, क्योंकि एक्सॉन होता है। लेकिन ये थैलेमस जो हैं, जो कि कॉर्पस कैलोसम के नीचे होते हैं, वाइट मैटर का जो बना हुआ है इसको हमने कॉर्पस कैलोसम बोला था। लेकिन जो थैलेमस है बायलैटरली प्रेजेंट है और एक से जुड़े रहते हैं, जिसको बोलते हैं इंटरथैलेमिक अडहेशन। क्या बोलते हैं? इंटरथैलेमिक अडहेशन। क्या बोलते हैं इसको? इंटरथैलेमिक अडहेशन बोलते हैं। क्लियर हो गई? तो इंटरथैलेमिक अडहेशन से आपके जो थैलेमस हैं वो जुड़े रहते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में कि थैलेमस का फंक्शन क्या क्या चीज़ें होती हैं, थैलेमस क्या क्या काम करता है। पहला फंक्शन, जब भी कोई सेंसेशन आएंगे, सपोज स्पाइन से या यहाँ बॉडी से आए, ऐसे कोई भी सेंसेशन आया, तो जो हमारा थैलेमस वाला पार्ट है, ठीक है, ये सपोज हमारा थैलेमस वाला पार्ट है, तो सबसे पहले सेंसेशन कहाँ पे जाएंगे? थैलेमस के पास जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे? थैलेमस के पास जाएंगे। उसके बाद ही थैलेमस उसको देखेगा कि ये विजुअल है, ये ऑडिटरी है, ये कौन सा मैसेज है, ठीक है, तो उसके हिसाब से उनको उनके लोब्स पे भेज देगा। जैसे ऑडिटरी है तो कहाँ भेजेगा? टेम्पोरल लोब में। जैसे उसने देखा कि विज़न वाला है तो कहाँ भेजेगा? पोस्टीरियर लोब में। क्लियर है? तो हमने तो मेन काम इसका, जो भी सेंसेशन आ रहे हैं उनका ये स्टेशन है। जैसे बस का स्टेशन होता है, वैसे ही आने वाले और जाने वाले सारे जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर हैं, चाहे वो मोटर हैं चाहे सेंसरी हैं। सेंसरी और मोटर आप समझते होंगे अगर आपने पुराने लेक्चर देखे हैं। सेंसरी मतलब जो भी हम सेंस रिसीव कर रहे हैं, मतलब जो ब्रेन के पास आ रहा है मैसेज बॉडी से, और मोटर मतलब जो ब्रेन से मैसेज जा रहा है बॉडी पे काम करने के लिए। तो सेंसरी जो भी न्यूरोट्रांसमीटर हैं उनका रिले सेंटर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? रिले सेंटर फॉर सेंसरी इम्पल्सेस। क्या कह सकता हूँ मैं इसको? रिले सेंटर कह सकता हूँ। रिले सेंटर समझते हैं? पर्टिकुलर एरिया से, रिले मतलब एक स्टेशन, रिले सेंटर फॉर सेंसरी इम्पल्सेस कह सकता हूँ ऐसा, सेंसरी इम्पल्सेस या सेंसरी न्यूरोट्रांसमीटर। दूसरा काम, अब जैसे ही ये पर्टिकुलर एरिया पे इसने मैसेज दे दिया कि भैया आपको क्या है, फ्रंटल एरिया पे दे दिया कि आपको सोचना है, कैलकुलेट करना है, उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो भी कहाँ पे आएगी? इस पे आएगी। और जो ब्रेन से नीचे की तरफ इन्फॉर्मेशन जाती है उसको हमने मोटर इन्फॉर्मेशन या मोटर इम्पल्सेस बोला था। तो सेंसरी इन्फॉर्मेशन का तो रिले सेंटर है ही, उसके बाद मोटर भी, ये भी। अब यहाँ पे देखेगा कि ये कौन से ऑर्गन को मैंने मैसेज देना है। जैसे हाथ हटाना है तो पैर नहीं हटाएगा ना, तो हाथ की तरफ ही मैसेज भेजेगा। ये कहाँ भेजेगा? हाथ की तरफ ही। तो सेंसरी इम्पल्सेस एंड जो आपका कौन सा, सेंसरी के अलावा कौन सा होता है? मोटर इम्पल्सेस, दोनों की तरफ को क्या भेजेगा? ये मैसेज भेजेगा, रिले सेंटर होगा। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, तो ये काम है, रिले सेंटर है ये पहला। तो ये वर्ड ये आपको याद रखना है कि इसको हम रिले सेंटर बोलते हैं, और ये पर्टिकुलर सेरिब्रल एरियाज़ में मैसेज भेजता है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। अब एक इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन है, पहले अब दो वर्ड समझ लीजिए आप। एक होता है डिस्क्रिमिनेटिव, पहला वर्ड है डिस्क्रिमिनेटिव। दूसरा वर्ड है अफेक्टिव। क्या है? अफेक्टिव। तो ये दोनों वर्ड आपको ध्यान रखने हैं थैलेमस के अंदर। तो डिस्क्रिमिनेटिव सेंसेशन क्या होते हैं? डिस्क्रिमिनेटिव सेंसेशन बोल देता हूँ मैं इसको। क्या बोल देता हूँ? डिस्क्रिमिनेटिव सेंसेशन और अफेक्टिव सेंसेशन, ये दोनों क्या होते हैं? तो डिस्क्रिमिनेटिव क्या है? अरे भैया डिस्क्रिमिनेट कर पाना। जैसे सपोज मेरे हाथ में इस एरिया में पेन हुआ है, तो मैं पर्टिकुलर एरिया को पहचान पा रहा हूँ, आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ, तो वो तो हो गया हमारा डिस्क्रिमिनेटिव। ऐसा कह सकता हूँ एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज क्या क्या रिकॉग्नाइज करना है? लोकेशन फॉर
पर्टिकुलर सेंसेशन, कह सकता हूँ ऐसा, ठीक है। अब अफेक्टिव क्या होता है भैया, अफेक्टिव सेंसेशन क्या है? अफेक्टिव सेंसेशन का मतलब सिंपल सा इतना है, कोई चीज़ चाहे वो स्मेल आ रही है, चाहे आवाज़ आ रही है, चाहे कोई गाना बज रहा है, वो सारी चीज़ें, अफेक्टिव का मतलब मूड से है, और मूड का मतलब है दो वर्ड से। एक है प्लीजेंट, कोई भी चीज़ होती है, कोई भी सेंसेशन हो सकता है, वो प्लीजेंट हो सकता है, ठीक है, बहुत अच्छा उसमें लग सकता है, हमें प्लीजेंट आता है, मज़ा आता है। और एक हो सकता है अनप्लीजेंट, क्या हो सकता है? अनप्लीजेंट इन्फॉर्मेशन। तो प्लीजेंट और अनप्लीजेंट क्या है? दो अफेक्टिव क्वालिटी है, मतलब अफेक्टिव सेंसेशन है। तो डिस्क्रिमिनेटिव सेंसेशन जो होता है वो तो करता है आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स, मतलब कौन से एरिया पे पेन हो रहा है, कौन सा क्या हो रहा है, वो तो करता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो ये वर्ड आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, मुझे यहाँ पे याद आया कि डिस्क्रिमिनेटिव सेंसेशन तो करता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और डिस्क्रिमिनेटिव सेंसेशन का मतलब है पर्टिकुलर, जैसे मुझे यहाँ पे पेन हो रहा है तो यहाँ पे। अफेक्टिव का मतलब है ये चीज़ जो भी मैं देख रहा हूँ, जो भी मैं सुन रहा हूँ, जो भी मैं महसूस कर रहा हूँ, वो अच्छी है कि बुरी है, उसको बोलते हैं अफेक्टिव सेंसेशन। तो अफेक्टिव सेंसेशन का काम भी कौन करता है? थैलेमस का काम होता है। ये प्लीजेंट है कि नहीं है उसको महसूस करना, वो काम है किसका? थैलेमस का। तो दिस ऑल अबाउट द थैलेमस। क्लियर हो गया? नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम हाइपोथैलेमस के बारे में डिस्कस करेंगे, और हाइपोथैलेमस के साथ साथ उसके बाद हमने, हाइपोथैलेमस बहुत बड़ा है, बहुत सारे काम करता है, तो उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू।